मीनू और राजू महाराष्ट्र के एक गांव में रहते थे। बचपन में ही उनके अम्मी अब्बू की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी दादी ने उन्हें पाला था। गरीबी के कारण उनके घर में गैस सिलेंडर नहीं था। तीनों सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाते थे। मीनू, तूने अभी तक कितनी लकड़ियाँ चुनी है? मैंने 15 लकड़ियाँ बीनी है बुद्धू, और तूने अभी तक सिर्फ 10 लकड़ियाँ बीनी है। दादी ये झूठ बोल रही है। इसने सिर्फ 10 लकड़ियाँ ही चुनी थी और फिर मेरी 5 लकड़ियाँ चुरा ली। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम आपस में मुकाबला क्यों करते हो? अपना अपना काम करो और उसी में खुश रहो। एक दिन सब राजू, मीनू और उनकी दादी लकड़ियाँ बिन रहे थे। उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो तालाब की तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। कहीं कोई खतरनाक जानवर हुआ तो? बेटा, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें कम से कम एक बार तो देखकर आना ही चाहिए कि कौन कराह रहा है। तीनों तालाब के किनारे पहुँचे। उन्होंने झाड़ियों में से छिप कर देखा कि एक शैतान तालाब किनारे लेटा हुआ है और कराह रहा है। ये तो कोई डरावना शैतान लगता है। क्या हमें इसके नजदीक जाना चाहिए? तुम दोनों यहीं रुको, पहले मैं देख कर आती हूँ। दादी शैतान के पास गई तो उन्होंने देखा कि शैतान कई जगह से घायल है। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान को पत्थर मारे गए हों। कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं दरिया किनारे के एक टापू से यहाँ आया हूँ। तो तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं मांस नहीं खाता, इसीलिए मेरी कौम के लोगों ने मुझे टापू से निकाल दिया। जब मैं महाराष्ट्र पहुँचा तो लोग मेरी शक्ल सूरत देखकर डर गए और उन्होंने मुझे पत्थर मारे। मैं भागता भागता यहाँ तक पहुँचा हूँ। राजू और मीनू, झाड़ियों से निकल आओ, ये बुरा शैतान नहीं है। राजू, मीनू और दादी ने मिलकर शैतान के घाव धोए और खाने को फल दिए। ये फल हमने इस जंगल से ही तोड़े हैं। तुम ढूंढोगे तो तुम्हें यहाँ आम, जामुन और अंगूर के पेड़ मिल जाएंगे। अब दादी, राजू और मीनू जब भी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाते थे, शैतान से मिलकर आते। लेकिन एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। सुनो तुम तीनों, आज के बाद जंगल में मत आना। हुकूमत ने जंगल के दरख्तों की कटाई पर रोक लगा दी है। आप गलत समझ रहे हैं। हम कोई पेड़ नहीं काटते, सिर्फ जमीन पर गिरी हुई लकड़ियों को ही बीनते हैं। बढ़िया, ज्यादा दिमाग मत चला। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। इस तरह तीनों के जंगल जाने पर रोक लग गई। लकड़ियों के अभाव में राजू, मीनू के घर चूल्हा जलना भी बंद हो गया। फल मिलने भी बंद हो गए। दादी अपनी जान पहचान की दुकान से राजू, मीनू के लिए कुछ सामान उधार लाया करती थी। ये लो बच्चों, बिस्कुट, नमकीन खाकर गुजारा कर लो। अब पता नहीं हमारे घर खाना कब बनेगा। कुछ दिनों बाद दादी जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। तुमने अभी पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है और अब फिर से सामान लेने आ गई हो। इस तरह तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी? एक काम करो, बच्चों को लेकर मुंबई चली जाओ और वहाँ कुछ काम धंधा करो। दादी ने घर आकर सारी बात राजू और मीनू को बताई। बच्चों, क्या तुम मुंबई चलोगे? हाँ दादी, मुंबई चलते हैं। मैं मुंबई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर दादी, धंधा शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे दादा की अंतिम निशानी ये मंगलसूत्र मेरे पास रह गया है। इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। राजू, मीनू और दादी मुंबई चले गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज की रेहड़ी लगाएं। दादी, मुंबई का वड़ा पाव मशहूर है। वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। नहीं, वड़ा पाव तो हर जगह बिक रहा है। पूरी आलू की रेहड़ी लगाते हैं। नहीं, समोसा और ब्रेड पकौड़ा। नहीं, चाउमीन और डोसा। चाउमीन की रेहड़ी लगाएंगे क्योंकि चाउमीन के ठेले यहाँ कम हैं। उधर शैतान जंगल में परेशान हो रहा था।
वो जंगल में राजू, मीनू और दादी का इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा कि ये राजू, मीनू और दादी अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं वो मुझसे डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वे मुझसे नाराज तो नहीं है। मुझे कम से कम एक बार उनसे मिलने जाना चाहिए। एक दिन शैतान ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सरकारी अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई। वो बंदूक लेकर राक्षस के पीछे दौड़ा। शैतान तालाब में घुस गया और उसने पानी में सांस रोककर अपनी जान बचाई। अधिकारी जब चला गया तो शैतान बाहर आया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राजू, मीनू और दादी से मिलना होगा। कहीं तीनों किसी मुसीबत में तो नहीं है। वे तीनों मुसीबत में फंसे हुए थे, क्योंकि मुंबई में उनका चाउमीन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी रेहड़ी के पास 2 और रेहड़ी वाले चाउमीन बेचने लगे। राजू, तुम घर पर चले जाओ और जमींदारों के खेत में मजदूरी कर लेना। यहाँ मुंबई में हम तीनों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। रही बात हम दोनों की, तो मीनू और मैं यहाँ काम संभाल लेंगे। राजू गांव वापस आ गया। राक्षस चाचा से मिले कई दिन हो चुके हैं। मुझे उनसे मिलकर अपनी परेशानी उन्हें बता देनी चाहिए। एक रात राजू झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। सरकारी अधिकारी के सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अधिकारी को नींद आई, राजू दबे पांव जंगल में घुस गया। शैतान एक पेड़ के ऊपर छुप कर रहता था। जैसे ही शैतान ने राजू को देखा, वो पेड़ से कूद पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था चाचा। और सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? यहाँ जिंदगी बहुत खराब है। सरकारी अफसर रोजाना गश्त पर आता है और मुझे उससे छिप कर रहना पड़ता है। तुम लोग कहाँ चले गए थे? कितने दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ? हम लोग मुंबई चले गए थे। दादी और मीनू अभी भी वहीं पर हैं। वहाँ हम लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं लौट आया। तुमने कौन सा कारोबार शुरू किया? चाउमीन की दुकान लगाई है। चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे ब्रेड पकौड़ा भी पसंद है। मेरी माँ मुझे चाउमीन ब्रेड पकौड़ा बनाकर खिलाती थी। चाउमीन पकौड़ा? हाँ, चाउमीन बनाने के बाद उसे बेसन में मिलाकर तल लो तो पकौड़ा चाउमीन बनकर तैयार हो जाती है। क्यों न दादी पकौड़ा चाउमीन बेचे? सही पकड़ा। आम चाउमीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन तुमने अगर पकौड़ा चाउमीन बेचना शुरू किया तो तुम्हारी खरीदारी बहुत होगी। राक्षस चाचा, इस बार मैं अकेले मुंबई नहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे पब्लिक में जाते हुए डर लगता है। डरो मत, मैं लोगों को भरोसा दिलाऊंगा कि तुम अच्छे शैतान हो। राजू ने अगले दिन सरकारी अधिकारी से बात की। चाचा, जंगल में एक शैतान रहता है। बराए मेहरबानी उसे मेरे साथ जाने दीजिए। शैतान हम सभी के लिए खतरा है, इसलिए मैं उसे जान से मार डालूंगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। वो शैतान मांस नहीं खाता, इसलिए उसके टापू के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इंसानों के बीच पहुंचा तो हम इंसान उससे डर गए और उसे पत्थर मारने लगे। लगता है उस शैतान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है, तुम शैतान को ले जा सकते हो। इस तरह राजू ने शैतान को जंगल से बाहर निकाला। सारे गांव वाले राजू को शैतान के साथ देखकर दंग रह गए। राजू शैतान को मुंबई ले आया और उसने शैतान को रेहड़ी पर खड़ा कर दिया। रेहड़ी पर बहुत से लोग आने लगे। वे शैतान के दर्शन करते और पकौड़ा चाउमीन खाते। इस तरह राजू, मीनू और दादी के पास से पैसों की कमी दूर हो गई और वे खुशहाल जीवन बिताने लगे। अगर उन तीनों ने शैतान की मदद नहीं की होती तो आज वे शैतान के दम पर पैसे नहीं कमा पाते। तभी तो कहते हैं, अच्छे कर्मों का अच्छा फल यकीनन मिलता है। मुंबई शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में शांता की इडली का स्टॉल था। सालों से शांता इस इडली स्टॉल को चलाकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी।
अब तो उसकी बेटी रानी भी बड़ी हो चुकी थी और अब माँ बेटी मिलकर इडली फरोख्त किया करते थे। मैडम, एक प्लेट इडली देना, सांभर थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ? जी। शांता बाजी, मुझे भी एक प्लेट इडली दीजिए। आपकी प्लेट पहले से तैयार है। हर दिन आप मेरी प्लेट पहले से ही तैयार कैसे रखती हैं? मैं दूर से ही आपको देख लेती हूँ। अब तो इतने साल हो गए हैं कि मुझे पता होता है कि आप कब आएंगी। अच्छी बात है, आपकी इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि रात तक भूख ही नहीं लगती और मैं दिन भर लोगों के घर में काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है। शांता अपने हर पुराने ग्राहक को बांध कर रखती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सभी लोगों को उसकी इडली बेहद पसंद थी। फिर एकाएक उसकी स्टॉल के बगल में 2 और स्टॉल खुल गए। एक स्टॉल में पकौड़े बिकते थे और एक स्टॉल में सैंडविच। इन दोनों को भी यही स्टॉल लगाना था। मुंबई शहर में स्टॉल लगाने को जगह मिल जाए, यही बड़ी बात है। इन दोनों को भी मिल गई और उन्होंने अपना अपना धंधा खोल दिया ना। अच्छी बात ये है कि किसी ने इडली का स्टॉल नहीं खोला। पर अम्मी, इनकी वजह से हमारे ग्राहक भी इनके स्टॉल पर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक बस अपने मन की करते हैं। अगर आज उन्हें मन इडली खाने का है तो वो इडली ही खाएंगे, पर अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वो इडली नहीं खाएंगे, समझी? पर जब ये पकौड़े वाला और सैंडविच वाला नहीं था तो हमारा कारोबार कितना अच्छा चल रहा था ना माँ। अब भी अच्छा चलेगा। हमें कुछ नया करने की जरूरत है बेटा। आजकल नौजवानों को वैसे भी इडली ज्यादा पसंद नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो नौजवानों को पसंद आए। अम्मी, मैगी बेचते हैं। वो तो बगल वाली गली में बिकती ही है। क्यों बेफिजूल में उस गरीब का धंधा छीनना है हमें? पर अम्मी, मैगी से ज्यादा कोई चीज नहीं बिकती। कुछ ना कुछ तो होगी ही, या ऐसा कुछ जिससे हम साधारण इडली को कुछ नया कर दें। वेजिटेबल इडली, रवा इडली, ये सब तो हम बेचते ही हैं अम्मी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुमने अभी अभी कहा ना मैगी बहुत चलती है, तो क्यों ना हम मैगी को इडली में मिला दें? मतलब मैगी इडली? हाँ, वजह फरमाया। पता नहीं जायका कैसा होगा, पर सोचकर तो अच्छा लग रहा है। एक बार बना कर देखते हैं अम्मी। ठीक है। रानी एक मैगी का पैकेट ले आई और उसने मैगी बनाई और फिर अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा इडली का आटा डाला और ऊपर ढेर सारी मैगी डाली। ऐसे करके उसने पूरा सांचा भर दिया और गैस जला दी। फिर दोनों माँ बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैगी इडली के तैयार होने की। लगभग 7 मिनट बाद रानी ने डिब्बा खोला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी अच्छा ही होगा। रानी ने वो मैगी इडली निकाली और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो इडली खाने लगे। है तो बहुत ही जायकेदार, लेकिन इस इडली को हमें लोगों को चखाना होगा। ये नई चीज है, कोई खुद से खाएगा नहीं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हर प्लेट इडली पर एक मैगी इडली फ्री दे देंगे। फ्री वाली इडली चखकर लोग मैगी इडली जरूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। रानी ने और मैगी बनाई और उससे मैगी इडली बनाने लगी। कुछ वक्त बीता, वही ज़ईफा खातून आई। शांता ने रोज की तरह उसकी इडली की प्लेट लगाई और आज उसमें एक मैगी इडली भी रख दी। ये क्या नया है? ये मैगी इडली है। आज हम ये हर प्लेट में एक इडली फ्री दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। उस ज़ईफा खातून ने मैगी इडली खाई और उसे वो पसंद आई। वाह, ये तो अलग है और जायकेदार भी। कुछ और लोगों ने इडली ऑर्डर की
और सभी के प्लेट में एक एक मैगी इडली फ्री में डाल दी गई। ये नई इडली तो कमाल है चाची जान। मैगी इडली तो मैं हर रोज खा सकती हूँ। शांता सही थी। नौजवानों को मैगी इडली बहुत पसंद आ रही थी। मुझे एक प्लेट और मैगी इडली देना चाची जान। मुझे भी। मैगी इडली के ऑर्डर्स आने लगे। रानी खुशी खुशी मैगी इडली बनाने लगी। सभी लोगों को ये नई प्रकार की इडली बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग मैगी इडली खाने आ रहे थे। शाम तक शांता के स्टॉल के बाहर ग्राहकों का हुजूम लग गया। दोनों माँ बेटी धड़ाधड़ मैगी इडली बनाने लगी और ग्राहक खाने लगे। शाम को जब रानी ने स्टॉल बंद किया, अम्मी आज तो बहुत थक गई। अब ऐसी भीड़ की रोज आदत डाल ले। अब ये भीड़ कम नहीं होगी। अम्मी मुझे नहीं लगा था कि मैगी इडली लोगों को इतनी पसंद आएगी। मुझे यकीन था क्योंकि मैगी सबको पसंद है और हमने इडली में मैगी बनाई। ये नई चीज है। हाँ अम्मी। दोनों माँ बेटी थक कर घर चले गए। अगली सुबह उनके आने से पहले ही ग्राहकों का हुजूम लगा था। रानी और शांता दोनों हैरान थे। वो दोनों दिन भर मैगी इडली बनाती गईं और ग्राहक खाते गए। शांता ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही महीनों में शांता ने अपना खुद का होटल खोल लिया, मैगी इडली हाउस। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। हमारा मैगी इडली का आइडिया तो काम कर गया और हमारी मेहनत भी। हाँ अम्मी। शांता का ये मैगी इडली हाउस एक कॉलेज के पास खुला था और कॉलेज के सारे नौजवान मैगी इडली खाने वहीं आते थे। शांता और रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। एक साल बाद शांता ने रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। शांता ने रानी को बड़ा घर और सारी चीजें दी जो वो बचपन से उसे देना चाहती थी। आज शांता खुश थी। आप रो क्यों रही हैं? पगली, ये खुशी के आंसू हैं। तुझे बचपन से ऐशो आराम की चीजें देना चाहती थी, पर तेरे अब्बा के गुजरने के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अम्मी, आपने बहुत कुछ किया है, आप इतना मत सोचिए। और आखिरकार मैगी इडली की वजह से शांता और रानी को उनकी खुशियां मिल ही गई। विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है।
मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो। तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ आज की पकड़ी गई, बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना? हाँ, आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी।
मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा।